हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का लॉज को प्रूव करना है। तो वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट क्लास हम लोग देख चुके थे। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल को आप पढ़ो, एक बार देख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, आज का टॉपिक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल establish नंबर एक में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन का लॉज को स्टैब्लिश करेंगे, इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन का लॉ करेंगे। तो पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का लॉज करेंगे हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर, ठीक है। ध्यान देते हैं, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन का लॉ करेंगे। जहां नहीं समझ में आए पूछना क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बहुत इजीली वे में आपको समझाते, ध्यान देना। अब वेव फ्रंट पढ़े थे लास्ट क्लास में, पढ़े थे ना वेव फ्रंट? क्या था वेव फ्रंट? आप पढ़े थे ना कि कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड, क्या बोले थे? वेव फ्रंट। उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। और आप क्या और पढ़े थे कि वेव फ्रंट का जो शेप है, जिस तरह का शेप होता है, सोर्स का शेप होता है, वैसा वेव फ्रंट का टाइप्स होता है। अगर पॉइंट सोर्स हो तो वेव फ्रंट क्या होगा? स्फेरिकल। अगर लीनियर सोर्स हो तो वेव फ्रंट क्या होगा? सिलिंड्रिकल। और एक तीसरा था जो प्लेन वेव फ्रंट था, वो क्या था कि एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स से बहुत ज्यादा डिस्टेंस का हम बात करें तो जो स्मॉल पोर्शन है स्फेरिकल वेव फ्रंट का वो प्लेन दिखता था, उसको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। आ रही बात समझ में? तो ये जो आज हम लोग जो दोनों टॉपिक करने वाले वो प्लेन वेव फ्रंट से रिलेटेड है, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ करना, इसका मतलब क्या? रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ करना इसका मतलब ये है कि तुमको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दिखाना, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो आपने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स के स्टार्ट में। तो रे ऑप्टिक्स के स्टार्ट में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ था ना रिफ्लेक्शन का। तो ये रिफ्लेक्शन का लॉ हमको स्टैब्लिश करना है, और इसको करने के लिए वेव के फॉर्म में करना, हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे करना। तो देखो हम लोग करते क्या है, अब डायग्राम को समझना। डायग्राम समझ लोगे, इजी है। देखो सबसे पहले हम लोग एक ऐसा सरफेस बनाते एक्स वाई, ये एक्स वाई हमारा एक सरफेस है। अब इस सरफेस पर हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्स वाई सरफेस है, इस सरफेस पर एक प्लेन वेव फ्रंट, क्या बोले? एक प्लेन, ध्यान से समझना, प्लेन वेव फ्रंट, उसको हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब मान लो इस सरफेस एक्स वाई पर थोड़ा सा जगह अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम एक्स वाई थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और यहां ध्यान देना। अब मान लो एक हम वेव फ्रंट को इस पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं, एक वेव फ्रंट को इंसिडेंट कर रहे हैं। यहां बैठ जाओ, यहां बैठ, क्लास शुरू हो जाता तो फिर बीच में आइए, तो जहां जगह मिलता वहां सब लोग बैठ जाइए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। देखिए अब एक प्लेन वेव फ्रंट, यहां एक इंसिडेंट होता, मान लो इस पॉइंट पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, ये एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ ए बी। देखो यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, ऐसे देखिए ये ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है। चलो इंसिडेंट एट पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुआ ए बी, ऐसा। दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, और ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ एट पॉइंट ए पर, और जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बना आई, क्या बना? एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। तो प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट एट पॉइंट ए ऑन ए सरफेस एक्स वाई सरफेस के ए पॉइंट पर एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट हो रहा, और एंगल क्या बना रहा वहां पे? आई एंगल बना रहा। आ रही बात समझ में? अब हम हाइगेन्स प्रिंसिपल ये पढ़े हैं कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस which produces secondary wavelets। हर एक पॉइंट फिर से डिस्टर्ब करेगा और एक सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेगा।
आ रही बात समझ में? हर एक पॉइंट डिस्टर्ब करेगा और सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो हर एक पॉइंट डिस्टर्ब करके सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेगा, मतलब यहां भी डिस्टर्ब करेगा, यहां भी डिस्टर्ब करेगा, जितना पॉइंट है सब डिस्टर्ब करेगा और सारा पॉइंट डिस्टर्ब करके सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेगा। आ रही बात समझ में? हम ऐसे दो पॉइंट पर विचार करते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और हम बोलते हैं कि ये दोनों पॉइंट डिस्टर्ब करेगा और यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा। हाइगेन प्रिंसिपल का तीसरा लाइन था कि रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जो रे होता है वो वेव फ्रंट पर क्या होता है? बिल्कुल परपेंडिकुलर होता। समझ में आ रहा बात? अब देखो, तो मान लो कि यहां पर एक रे परपेंडिकुलर आया, ऐसे आया, यहां पर एक रे परपेंडिकुलर आ रहा है, यहां भी आ रहा, हर जगह आ रहा, लेकिन हम दो ही पॉइंट विचार करेंगे। यहां पर आया और आ करके यहां से रिफ्लेक्ट कर गया, इधर रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन का। तो एक लाइट आया यहां से और कहीं चला गया रिफ्लेक्ट करके, यहां भी मान लेते हैं कि भाई एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर आकर के यहां इंसिडेंट हुआ। देखना, ध्यान देना डायग्राम, ये रे परपेंडिकुलर है। हम मान लेते हैं कि बी और ए दो पॉइंट है और बी और ए दो पॉइंट पर, वहां से बी और ए दो पॉइंट से वेवलेट्स प्रोड्यूस हो रहा, यहां से वेवलेट प्रोड्यूस हो रहा बी और ए पॉइंट से। तो एक रे आया यहां से जो इधर चला गया, एक दूसरा रे आया इधर से यहां, और ये भी टकराने के बाद कहीं इधर चला गया, इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो ये एक पॉइंट मिला हमारा, देखो इस पॉइंट पर, तो दो रिफ्लेक्शन, दो रे मिला, एक रे ऐसे आया इधर गया, एक रे ऐसे आया इधर गया। समझ में आ रहा है बात? ये इंसिडेंट, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। और इंसिडेंट वेव फ्रंट पर, इंसिडेंट वेव फ्रंट से दो सेकेंडरी वेवलेट्स निकला, ए से और क्या निकला? बी से। अब एक लाइन बोलते, उस लाइन को ध्यान से समझना। एक लाइन हम बोल रहे हैं, उस लाइन को हम बोलते, तुम उसको एक बार मन में बोलना। हम बोल रहे सेकेंडरी वेवलेट्स टेक द सेम टाइम, secondary wavelets take the same time to go from one point to another point. Secondary wavelets take the same time to go from one point to another point. यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में सेकेंडरी वेवलेट्स को क्या लगता है? सेम टाइम लगता है। जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में सेम टाइम लगता है। तो ए से सेकेंडरी वेवलेट्स निकला, वो कहां जाएगा उनको जगह नहीं पता, लेकिन बी से जो निकला वो जाके सी पर एंट्री हुआ। कहां पर एंट्री हुआ? सी पर। ध्यान देना, तो बी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आया वो कहां पे एंट्री हुआ? सी पे। ध्यान से समझना, सी पॉइंट दे रहे हैं। अब हम कहेंगे कि बी से सी जाने में अगर 10 सेकेंड का टाइम लगा, बी से सी जाने में, तो उस 10 सेकेंड में जितना दूरी बीसी ट्रेवल करेगा, बीसी जितना दूरी तय करेगा, यानी कि बीसी का जो डिस्टेंस होगा ना, उतना ही टाइम में, अगर हम 10 सेकंड का बात करें, 10 सेकंड का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 10 सेकंड में बी से सी कोई पहुंचा और बी से सी पहुंचने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना दूरी तय किया, ए से 10 सेकंड में कोई कितना दूर जाएगा? उतना ही जाएगा जितना बीसी गया है। नहीं गया? समझो, एक बार फिर से समझो। देखो, हम बोलते हैं बी से सी पहुंचा, टाइम सेम लेते, क्या लेते हैं? टाइम सेम लेते। अब बी से सी पहुंचा, बी से सी का डिस्टेंस था 100 मीटर। कितना था? मान लो बी से सी का डिस्टेंस क्या था? 100 मीटर। तो बताना कि उतना ही टाइम में ए से कोई सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा, वो भी 100 मीटर जाएगा, क्योंकि आपको लाइन क्या बोले हम? सेकेंडरी वेवलेट टेक द सेम टाइम टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अगर मान लो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में लाइट को सेम टाइम लगता है, तो सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवलिंग करेगा। क्यों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवलिंग करेगा? क्योंकि मीडियम सेम है। मीडियम क्या है? अगर ऐसा होता कि एयर एक वाटर रहता, एयर के बाद क्या रहता, तो क्या होता? एक बात समझना, यहां से दो कार चलना शुरू किया, अब दोनों कार का स्पीड सेम है, एकदम सेम है, और हम बोलते हैं 10 सेकंड में चलो। तो जब स्पीड सेम होगा तो दोनों कार 10 सेकंड में एक ही बिंदु पर पहुंचेगा, जो टाइम दिया गया। दो कार है, समझना बात, दो कार है,
दोनों को बोले कि चलो यहां से चलना शुरू किया, सेम टाइम में दोनों स्टार्ट हुआ, और दोनों को फिक्स टाइम दे दे कितना टाइम में दोनों को चलना है, तो दोनों सेम दूर जाएगा ना जी। क्यों सेम दूर जाएगा? दोनों कार भी वही, सेम सब कुछ था, स्पीड भी वही, तो क्या होगा? डिस्टेंस सेम होगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि दो कार में एक कार का स्पीड को ज्यादा कर देते और एक कार के स्पीड को कम कर देते, तो क्या होता? ज्यादा स्पीड वाला उतना ही समय में ज्यादा दूर जाता और कम स्पीड वाला उतना ही समय में कम दूर जाता। तो मान लो रे ऑफ लाइट को हम बोले कि दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट एयर में है। दोनों पॉइंट कहां है? तो दोनों पॉइंट एयर में है, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट होता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब एयर में लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आ रही बात समझ में, तो वहां से दोनों पॉइंट से लाइट तो सेम दूरी जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोलते कि एक ठो लाइट एयर में जा रहा है, वो लाइट वाटर में जा रहा है, एक लाइट कहां जा रहा है, एक ठो कहां जा रहा है, तो क्या होता? उसी टाइम में जितना एयर में ट्रेवलिंग करता उसके रिस्पेक्ट में वाटर में कम करता। क्यों कम करता? क्योंकि वाटर में उसका स्पीड क्या होता? घट जाता। वाटर में उसका स्पीड घट जाता तो कम करता। जैसे सेकेंड टाइम में क्या बोले कि एक कार का स्पीड कम कर दे। लेकिन अगर मीडियम सेम है, मीडियम क्या है, मान लो दोनों हवा, यहां भी एयर है, यहां भी, तो जितना फिक्स टाइम में यहां से यहां चलेगा उसको भी उतना ही चलना चाहिए। तो बीसी डिस्टेंस को माप लेंगे, बीसी डिस्टेंस को, तो जितना बी से सी डिस्टेंस था उतना ए से यहां ऐसे काट देंगे। ऐसे मतलब चाप से काटेंगे, नियम है, लेकिन अब चाप नहीं काटना, से हाथ से काट देना एडी। लेकिन बनाते समय ध्यान रखना कि जितना बीसी डिस्टेंस है लगभग में उतना ही डिस्टेंस ए से काट दिए, उसका नाम दे दिए बीडी। क्या नाम दे दिए? तो भैया जितना बीसी डिस्टेंस हुआ उतना कौन हुआ? एडी हुआ। जितना बीसी उतना कौन हुआ? एडी। यानी कि बी को सी तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगा जितना ए को डी तक पहुंचने में टाइम लगा। आ रही बात समझ में? यानी कि सेकेंडरी वेवलेट्स कहां से निकला? सेकेंडरी वेवलेट्स कहां से निकला? ए से, और कहां से निकला? तो बी से सेकेंडरी वेवलेट्स को पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम सेकेंडरी वेवलेट्स को ए से पहुंचने में लगा। आ रही बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे, इसको भी थोड़ा डार्क कर देंगे। देखो, इसको भी थोड़ा डार्क कर देंगे, बिल्कुल डार्क कर देंगे ऐसे। यहां भी थोड़ा गाढ़ा किए थे, यानी कि ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या हो गया ये? इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सॉरी, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्शन हो रहा ना, ध्यान देना। रिफ्लेक्टेड, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझे डायग्राम कैसे बना? मतलब ये आई वेव फ्रंट का आई, ये आर वेव फ्रंट का आर। इंसिडेंट खुद से किए, रिफ्लेक्टेड को फाइंड किए ना। तो क्या बोले? सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में टाइम क्या लगा? सेम लगा। अब ध्यान देना, इसका प्रूफ कितना इजी है देख लो। अभी हेडिंग मत लिखना, हम हेडिंग कुछ बोलेंगे, वो लिखने के बाद डायग्राम बना के तब ये लाइन लिख लेना सारा। लेकिन प्रूफ इजी है, कैसे देख लो। वो देखो क्या बता रहे, हम लिख रहे हैं कि टाइम टेकन बाय सेकेंडरी, या एक मिनट, यहां से देखो, बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वेवलेट्स takes the same time to go from, कहां से कहां? to go from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उसको सेम टाइम लगेगा। समझे बात को? अब देखो, लिखते हैं कि टाइम टेकन बाय सेकेंडरी वेवलेट्स टू गो फ्रॉम, कहां से कहां? बी टू सी एंड ए टू डी। बताओ, बी से सी जाने में और ए से डी जाने में समय बराबर दूरी बटा 4, टाइम बराबर बीसी बाई वी, और फिर टाइम बराबर एडी बाई वी। होगा ना? नहीं होगा?
अरे टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। ज्यादा से ज्यादा करना तो इसको 1 कर लो इक्वेशन, इसको 2 कर लो। देखो जी, टाइम बराबर एडी बाई वी, इसको 2 कर लो। समझ में आ रहा है बात? बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बोलना। देखते चलो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा 1 और 2 से? हम बोल देंगे बीसी बाई वी बराबर एडी बाई वी, तो कट गया, बीसी बराबर क्या मिल गया? एडी। कोई दिक्कत है इसमें? अरे समय बराबर दूरी बटा चाल वाला फॉर्मूला से आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? आगे देखिए 2 स्टेप, और कैसे पूरा समझ में आता। 2 स्टेप उससे है ही नहीं। देखो बोलते हैं इन ट्राइंगल BAC। अब ट्राइंगल BAC को ध्यान से देखो, कहां है, दिखाई दिया? देखो BAC, देखो जी BAC, देखो यहां BAC दिखाई दिया, कहां? BAC कितना का एंगल बन रहा, कौन सा? I बन रहा ना। बोलो साइन I बराबर क्या होगा, बताओ कोई भी विद्यार्थी बताओ। साइन I बराबर साइन थीटा P बाई H। यहाँ I है, इसके लिए P कौन होगा? यहां से BC। अरे रे आर परपेंडिकुलर, तो रे ना परपेंडिकुलर होगा, तो BC और बाई कौन होगा? AC। तो हो जाएगा साइन I बराबर BC बाई क्या होगा? AC। तो BC बराबर क्या हो गया? AC साइन I। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इसको? अगर मन है कि इक्वेशन देने का तो दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत थोड़ी। ठीक है, फिर देखिए इन ट्राइंगल ACD, बताओ ACD ट्राइंगल कहां है? देखो बढ़िया से देखो, ACD दिखाई दिया? हाँ, ACD ट्राइंगल में क्या है बताना? साइन R। क्या ले लेते हैं? बोलो साइन R बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। साइन R बराबर P बाई बी, साइन थीटा P बाई बी। आर यहाँ है, सामने वाला P कौन है? AB। कौन है? AD। कौन है? फिर गलती बोल रहा, ट्राइंगल ACD, तो R बराबर P बाई H, AD बाई कौन होगा? AC। तो AD और बाई कौन हो गया? तो AD बराबर क्या हो गया, बोलो AC साइन R। इक्वेशन क्या हो गया? 5। देखो बताओ ये इक्वेशन थर्ड क्या था? BC बराबर, देखो लिख देते हैं, हमको मालूम है, लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5। और ज्यादा इक्वेशन का लगे झंझट तो इक्वेशन लिखवे मत करना, कोई डायरेक्ट इसको 1, 2 करना, इस सबका इक्वेशन देने का जरूरत नहीं, सब दे दिए। बोलो क्या लिखते हैं? BC बराबर AD, BC बराबर, बोलो BC का वैल्यू कितना? BC का वैल्यू बोलो AC साइन I। AD का वैल्यू बोलो कितना? AC साइन R। AC क्या हो गया? कैंसिल। तो साइन I बराबर क्या हो गया? साइन साई हो गया, एंगल I बराबर क्या हो गया? इसको बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना प्रॉब्लम है। तो 2025 में ही क्वेश्चन आ चुका है। इस बार देख लो क्वेश्चन बैंक, इस बार आया था स्टेट हाइगेन प्रिंसिपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन प्रिंसिपल एस्टेब्लिश द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2025 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक देख लीजिए आप, देखिए यहां देखिए, देखो जी, ऑब्टेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2025 का क्वेश्चन, उसमें दिया वो बढ़िया से। हाँ 2025 का क्वेश्चन, और 26 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसका रिफ्रैक्शन, अभी सेकंड करेंगे ना, रिफ्रैक्शन वो इंपॉर्टेंट है 26 के लिए। और सुनो, उसके पहले भी वेव फ्रंट आ चुका उसके पिछले साल में। हाँ वह है ना क्वेश्चन बैंक, लाइए देखे तो, देखिए देखो भाई, इसमें 2025 में वेव ऑप्टिक्स का है ना, हाँ वो आ चुका क्वेश्चन कि हाइगेन प्रिंसिपल लिखना है और हाइगेन प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करना है। लिखो इसको जल्दी। अच्छा हेडिंग कुछ नहीं बोले ना, तो हेडिंग ज्यादा कुछ नहीं लिखना, लिखो थोड़ा सा तो लिखो। हाँ रिफ्लेक्शन है ये, रिफ्लेक्शन लिखो थोड़ा, हेडिंग बोलते हैं तो इसमें। यहां तक लिख लिए हो? लिखो
देखो, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट AB, प्लेन वेव फ्रंट AB इज, प्लेन वेव फ्रंट AB इज इंसिडेंट एट, इंसिडेंट एट, इंसिडेंट एट पॉइंट A, incident at point A on a surface xy, on a surface xy, on a surface xy, लिखें on a surface xy। बस ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, इसका डायग्राम बनाइए और यहां इतना लिख देंगे बहुत है, ठीक है, प्रूफ कर लेंगे, इतना बहुत है, नोट करिए इसको, फिर हम रिफ्रैक्शन का बात करते हैं, लिखिए। तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद अब हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बात करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, तो ध्यान से समझना जी, अब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। ध्यान से समझना सब लोग, थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा, गारंटीड है समझ में आएगा, ध्यान देना। अभी रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूफ करना मतलब क्या प्रूफ करना है? अरे रिफ्रैक्शन का प्रूफ करना मतलब क्या प्रूफ करना है? मतलब स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। पढ़े थे, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, वो प्रूफ करना हमको। यानी कि आई, साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, ये बात हमको प्रूफ करना है। अच्छा, रिफ्रैक्शन आते ही दो मीडियम होना चाहिए, एक मीडियम से चलेगा काम क्या? दो मीडियम होना चाहिए। देखो, अब डायग्राम समझना, डायग्राम फिर मेन है यहाँ पे, दो मीडियम अलग अलग होगा। एक्स वाई जो है, एक्स वाई एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा। ध्यान दो, मान लो ये एयर है और ये वाटर है, सपोज करिए ये दो मीडियम, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, आ रही बात समझ में? और ये दो मीडियम को एक्स वाई सेपरेट कर रहा। अब देखो फिर से वही कहानी, एक प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ए बी, उसको इंसिडेंट कर रहे हैं। और अब बता दें आपको हम कि जो वेव फ्रंट होता है उसको थोड़ा डार्क लाइन से दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। आप डायग्राम बनाने में इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लोग बनाए होंगे, एक ही जैसा लाइन मत खींचिएगा। जो वेव फ्रंट हम दिए हैं ना, उसको दो बार चला दीजिएगा पेन या पेंसिल, ताकि वो दिखे कि वेव फ्रंट यही है, प्लेन वेव फ्रंट। हाँ, वो दिखना चाहिए कि प्लेन वेव फ्रंट है, वो अलग दिखना चाहिए। देखो, प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट हो रहा है ए पॉइंट पर, ये बी, ये हो गया एंगल आई। क्या हो गया? एंगल। अब बताना, फिर से वही कहानी, मान लेते यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकला, मान लेते यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकला। समझ में आ रहा बात? आ रहा जी? देखो, अब रे यहां से आया, कहीं से रे आया, रे आया परपेंडिकुलर, बताओ नॉर्मल बनेगा? अरे भाई, जब भी कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल बन के मुड़ेगा ना, इधर आई और आर बनेगा ना। ये आई आर तो रे ऑप्टिक्स का है, हमको तो वेव ऑप्टिक्स का आई आर चाहिए। यानी यहां नॉर्मल बनेगा, उसका आई आर होगा, इस आई आर से हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा वेव फ्रंट का आई है और हमारा वेव फ्रंट का आर होना चाहिए, उसका रेशियो कांस्टेंट है, ये बात प्रूफ करना है। इसलिए जो लाइट आ रहा उसका नॉर्मल आई आर से मतलब नहीं हुआ, आया नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, चल गया नीचे, कहीं चला गया ना। फिर यहां से देखो बी में लाइट आया, इधर से आने के बाद यहां इंसिडेंट हुआ, फिर नॉर्मल बना और ये नॉर्मल के तरफ मुड़ गया। यहां आई और आर बनेगा, उस आई आर से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का आई आर है, वेव ऑप्टिक्स का आई आर चाहिए। यानी वेव ऑप्टिक्स का आई आर के लिए सर इंसिडेंट वेव फ्रंट है, क्या है? तो अब हमको कौन सा वेव फ्रंट ढूंढना होगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या ढूंढना होगा? अभी क्या ढूंढे थे इसके पहले? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या ढूंढे थे?
अभी क्या ढूंढना होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आ रहा बात। अब देखो यहां पर आया लाइट, सुनो ये आई हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट आई वो ना, ये लाइट यहां पर पहुंचा बी से, इसका नाम सी दिए थे ना, सी दे दीजिए। अब बताइए वही बात, हाइगेन्स के प्रिंसिपल के हिसाब से सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में सेम टाइम लगता है ना, सेम टाइम। क्या बोले, सेकेंडरी वेवलेट्स टेक द सेम टाइम, सेकेंडरी वेवलेट टेक द टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू। लेकिन अभी बार कहानी क्या है कि दो कार है और दोनों कार का स्पीड अलग अलग है। दोनों कार का स्पीड क्या है, तो अगर टाइम सेम दिया जाए तो जो कार, पहला कार का स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा दूर चलेगा और जिसका स्पीड कम है वो कम दूर चलेगा। कैसे, यहां एयर है, यहां क्या है, वाटर है। तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकला ए से, बी से गया सी में, गया ना बी से सी में, तो बी से सी में जितना दूर गया, ए से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा अगर उतना ही टाइम दिया जाए जितना कि बी से सी को दिए थे, तो ए से वो डेंसर मीडियम में बीसी इतना डिस्टेंस जाएगा नहीं जाएगा, उससे कम दूर जाएगा। क्या जाएगा, क्यों कम दूर जाएगा, क्योंकि टाइम आप क्या रख रहे हैं, सेम। जब टाइम सेम रख रहे हैं और स्पीड अलग अलग है, स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके पहले वाले में क्या था, टाइम सेम था और स्पीड भी सेम था, इसलिए वहां डिस्टेंस भी क्या हुआ, सेम था। तो वहां एसी किसके बराबर था, बीडी के, नहीं बीसी किसके बराबर था, एडी का। यहां बीसी एडी के बराबर, यानी कि हम कहीं एडी ऐसे माप लिए, डी ऐसे चाप से माप लिए डी। आ रही बात समझ में। अब बीसी का डिस्टेंस और एडी का डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं है, जबकि इसके पहले बीसी का डिस्टेंस और एडी का डिस्टेंस आपस में क्या था, बराबर था। क्यों, क्योंकि दोनों का मीडियम क्या था, सेम था। अभी दोनों का मीडियम क्या है, अलग अलग है। अब यहां से इसको मिला दो, यहां से करके ऐसे, यहां ये लाओ इसको यहां से, ये इस तरह से, और जब इसको लाएंगे तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। देखो भाई, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और यहां हो गया आर। ये आई और ये आर, इसका रेशियो कांस्टेंट है, ये बात हमको प्रूफ करना है। आ रहा बात समझ में, वो रे ऑप्टिक्स का लाइट नहीं। समझ में आ रहा बात, ये गया इधर से, समझे डायग्राम, कोई दिक्कत है इसमें। यानी अब एसी बीडी आपस में इक्वल नहीं है। यहां का स्पीड लिख लो v1, यहां का स्पीड क्या लिख लो, v2। बताओ कौन बड़ा है, v1 बड़ा है किससे, v1 बड़ा है किससे, v2 से। समझ में आ रहा है बात। अरे कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब देखो आगे का कहानी देखना, पूरा प्रूफ देख ही लो उसके बाद लिखना, पूरा प्रूफ देख लो फिर लिखना। देखो क्या लिख रहे हैं समझना, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, according to Huygens principle, secondary wavelets take the same time to go from secondary wavelets को सेम टाइम लगता, कहां से go from one point to क्या, अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में क्या लगता, टाइम सेम। अब देखना यहां बता रहे हैं, देखना जी, लिखते हैं टाइम टेकन बाय सेकेंडरी वेवलेट्स टू गो फ्रॉम, कहां से कहां, बी टू सी, एंड फ्रॉम कहां से कहां, ए टू डी। बी से सी जाने में और ए से डी जाने में, तो बी से सी जाने में सेकेंडरी वेवलेट्स को कितना टाइम लगा बताओ तो, बी से सी जाने में सेकेंडरी वेवलेट्स को कितना टाइम लगा। इसके बाद यहां रहे, यहां पे ऊपर में बोलना टी बराबर क्या लिखें, बीसी बाई V1। बीसी बाई, क्यों V1, V नहीं V1, क्योंकि एयर था, वहां का स्पीड क्या है, V1। फिर बोलो T इज इक्वल टू एडी बाई क्या होगा, V2। यानी कि T इक्वल है, टाइम इक्वल है, कहां, सेकेंडरी वेवलेट्स को कहां से कहां जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट।
बोलो अगर हम इसको 1 और 2 कर ले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोला, बोलो बीसी बाई V1 बराबर एडी बाई, कोई दिक्कत है बताना। इसके बाद हम इधर आ रहे हैं, यहां से ये प्रूफ हो जाएगा। देखो थोड़ा जगह निकाल देते हैं, बताना। तो अगर हम कर दे बीसी बाई एडी तो क्या होगा, बोलो बीसी बाई एडी बराबर क्या होगा, बीसी के नीचे एडी को लाएं तो हो जाएगा V2 नीचे है ना, बीसी के साथ V2 यानी V2 और बाई क्या होगा, कोई दिक्कत है। और जब भी यहां लगे ना कि हम जो बीसी बाई एडी किए हैं तो V1 बाई V2 हो कि, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। कैसे, देखो तीसरा बीसी को V2 से हो रहा है तो देखो बीसी को V2, तो गलती हो गया ना गलत, बीसी को किसे मल्टीप्लाई है, V2 के साथ, तो बीसी का किससे मल्टीप्लाई होगा, V2 के साथ, तो उल्टा हो गया वहां पे। तो क्या होगा यहाँ पे V1 बाई V2, ये चेक कर लेना है, समझे ना कैसे चेक करना है। फिर देखो एडी का किसके साथ मल्टीप्लाई है, V1, देखो हो गया एडी का V1 बीसी का V2, तो V1 बाई क्या निकल गया, V2। समझ रहे बात को। देखिए अब इन ट्रायंगल BAC, देखो तो BAC कहां ट्रायंगल है, दिखाई दिया। फिर वही कहानी BAC, हम तो नाम भी वही लिए सेम टू सेम ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बताओ BAC में क्या लिखे, साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आई बराबर, बोलो साइन आई बराबर, बोलो जी क्या, BC बाई AC, तो साइन आई बराबर BC बाई AC, तो बोलो BC बराबर क्या हुआ, AC साइन आई। चलो ठीक है, फिर बोलना इन ट्रायंगल ACD, बताओ ACD कहां है, दिखाई दिया, ACD दिखाई दे रहा है ना। ACD में क्या लिखें बताओ, साइन आर बराबर, साइन आर बराबर क्या होगा, AD, साइन आर बराबर AD बाई AC, तो बताओ AD बराबर क्या हो गया, AC साइन। बोलो सर ये तो एकदम जो पहले वाला प्रूफ किए थे वैसे ही नाम लेके जा रहे हैं, सेम टू सेम आ रहा नहीं आ रहा है। अब इस वैल्यू को रख देते हैं यहां पे इक्वेशन 3 में। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका किसका वैल्यू बताना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC एंड AD इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बताना, इन इक्वेशन 3, बोलो तो 3 में रखेंगे क्या होगा, बोलो क्या है 3 इक्वेशन, क्या है जी, BC बाई क्या AD बराबर क्या है, V1 बाई, बोलो BC का वैल्यू कितना, AC साइन आई बाई AC साइन आर बराबर क्या हो गया, AC कट गया, कटा ना, क्या बच गया, बोलो साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या बच जाएगा। देखो यहां जगह निकाल रहे हैं लास्ट स्टेप में, देखना ध्यान देना, तो साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या बच गया, V1 बाई, सर हम लोग को लाना है साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू लाना, क्या लाना है, यहां तो कौन आ गया V1 बाई, तो फिर V1 V2 को म्यू कैसे लाएं, कोई दिमाग लगाओ, कोई दिमाग लगाओ, लग जाएगा दिमाग, पढ़ाए हैं, रे ऑप्टिक्स से याद करो, म्यू इजिकल टू क्या होता है, C बाई V, अगर C आ जाए तो फिर काम बन जाएगा ना। तो देखो क्या करते, ध्यान देना यहां एक बात, हम करेंगे क्या, इस V1 बाई V2 को हम C से मल्टीप्लाई करके C से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, C से मल्टीप्लाई करके C से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बोलो अब क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो C बाई V2 बाई C बाई V1 लिख सकते हैं, बोलो तो C बाई V2 बाई C बाई V1 लिख सकते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, C बाई V। तो बोलना अभी ऐसा लिखने से क्या हो गया, ऐसा लिखने से हुआ कि अगर C कट जाएगा तो अगेन V1 चला जाएगा ऊपर में, बोलो साइन आई बाई साइन आर बराबर C बाई V2 को म्यू2 बोल सकते हैं, और C बाई V1 को म्यू1 बोल सकते हैं, और म्यू2 बाई म्यू1 को म्यू नहीं बोल सकते हैं, तो म्यू बराबर क्या हो गया, साइन आई बाई, प्रूफ हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया बात, समझ में आया,
ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करने का है। हेडिंग लिख लो, एक लाइन, बस एक लाइन लिख लो, हेडिंग एक लाइन लिख लो। ऊपर में लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ऊपर में लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखो लिखो कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट, लिखो कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, plane wavefront AB is incident at AB is incident at point A, incident at point A on a surface XY, on a surface XY, on a surface XY which separate, on a surface XY which separate two medium of, which separate two medium of, two medium of, two medium of different refractive index, two medium of different refractive index, two medium of different refractive index। दो मीडियम है जिसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको एक्स वाई क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। बस अब डायग्राम बनाना आपको, और डायग्राम बना करके पूरा बढ़िया से लिखिए, जहां दिक्कत हो पूछिए, नोट करिए इसको।